हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उसका नाम था अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे परमाणु संरचना के बारे में। और इस परमाणु संरचना वाला जो चैप्टर था उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बता दिया, मैंने आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी का बता दिया, और जो भी उसका एक्सपेरिमेंट था वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कैथोड रे क्या थी, कैनाल रे क्या थी और उनके गुण क्या क्या थे, सब आपको समझा दिया गया है। बात क्लियर है। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यही बात थी। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी भाई? इसकी जो डिस्कवरी, जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ये जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक, क्या नाम था साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम था भाई जेम्स चैडविक। कब डिस्कवर किया गया था? ये डिस्कवर किया गया था भाई 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको नेम ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। नेम ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का जो नाम था गिवन बाय नेम ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जो न्यूट्रॉन जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। और मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको? रदरफोर्ड नाम था जिसने न्यूक्लियस की खोज की थी भाई। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन का नाम दिया था। और खोज किसने की थी भाई? जेम्स चैडविक ने। कब की थी? 1932 में। बात क्लियर है। ये मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने की थी, 1932 में की थी। और जो न्यूट्रॉन जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? रदरफोर्ड के द्वारा। यानी न्यूट्रॉन और इसके अलावा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो नाम दिए गए थे वो नाम रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए थे। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? जेम्स चैडविक। कब की थी? 1932 में। और प्रोटॉन की खोज कभी हुई थी? 1919 में। पता आपको चीज के बारे में? चलो भाई, हम ये बता रहे थे आपको कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने? चैडविक ने की। और नेम किसने दिया भाई? रदरफोर्ड ने। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज का रीजन क्या था। मैंने आपसे कहा था, हमको पता था कि जो हमारे पास जो परमाणु है वो उदासीन होता है। और आप देखो, आपका जो प्रोटॉन था उसके पास चार्ज प्लस था, आपके पास जो क्या इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर चार्ज माइनस था। मतलब प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल कर रहे हैं कंपाउंड को। मतलब एटम की उदासीनता को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब उन्होंने उस परमाणु का भार देखा तो भार वास्तविक वैल्यू से कम आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि एक तीसरे नंबर का एलिमेंट और होगा जिस पर चार्ज नहीं होगा। जो चार्ज की तो बात ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपने पहले ही एटम को क्या कर दिया था भाई? उदासीन। तो चार्ज की तो बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा एक तीसरे नंबर का एलिमेंट और होगा जिस पर चार्ज क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होगा। उसको बोला गया न्यूट्रॉन। उसे क्या बोला? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को बोला क्योंकि वो उदासीन था, वो न्यूट्रल था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया भाई? न्यूट्रॉन। और किसके द्वारा दिया गया भाई? खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। और मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड क्या था भाई? जेम्स चैडविक का टीचर था। यानी जेम्स चैडविक क्या था? शिष्य था किसका? रदरफोर्ड का। बात क्लियर है। अब सुनो भाई, मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार की गई थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई। भाई जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा तो हमने सीआरटी एक्सपेरिमेंट कर दिया। जब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात की तब हमने सीआरटी एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक मॉडिफाइड तरीके से रिपीट किया। बताया था ना मैं आपको कि गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड ली थी। किसमें? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। बाकी जे थॉमसन ने परफोरेटेड कैथोड का उपयोग नहीं किया था भाई। बात क्लियर है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट था उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई? वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई? देखो भाई, अब बताते हैं आपको कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई थी वो कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई। देखो, जेम्स चैडविक ने क्या किया? बेरिलियम की सीट पर, जानते हो ना बेरिलियम क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 4। परमाणु भार कितना होता है इसका? 9। जेम्स चैडविक ने क्या किया? बेरिलियम की सीट पर, किसकी सीट पर? बेरिलियम के परमाणु पर अल्फा पार्टिकल, सुना बात ध्यान से, अल्फा पार्टिकल। क्या होते हैं ये अल्फा पार्टिकल? मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। जबकि अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं भाई हीलियम 2He4, इसको आप अल्फा पार्टिकल कह सकते हो। अल्फा पार्टिकल होते हैं कौन? हीलियम 2He4। ये तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया, ये इसका परमाणु भार हो गया। बात क्लियर है। 2He4 इनको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। देखो जी,
जेम्स चैडविक ने क्या किया, साइंटिस्ट कौन था भाई, जेम्स चैडविक। कौन था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम की शीट पर, एक बेरिलियम की शीट ली, एक बेरिलियम का टुकड़ा लिया, उसकी शीट पर अल्फा पार्टिकल की बंबार्डमेंट करवाई। यानी उसने क्या किया, एक बेरिलियम का टुकड़ा लिया, उस बेरिलियम के टुकड़े पर अल्फा पार्टिकल जो थे उनकी बंबार्डमेंट करवाई। जैसे ही बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बंबार्डमेंट की गई, यानी इसकी बौछार की गई, बंबार्डमेंट क्या बोलते हैं हिंदी में, बौछार। उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम का टुकड़ा लिया, उस बेरिलियम के टुकड़े पर अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई गई, बौछार, यानी बंबार्डमेंट करवाई गई। जैसे इसकी बंबार्डमेंट बेरिलियम की शीट पर कराई गई तो यहां से देखो क्या बाहर हुआ, एक तो निकला यहां से कार्बन 612, कार्बन 612, इसकी तो परमाणु क्रमांक हो गया, ये उसका एटॉमिक मास हो गया, और साथ में एक पार्टिकल और निकला 0n1, 0n1। ये जो पार्टिकल निकला, ये जो रेडिएशन निकली, ये न्यू रेडिएशन थी, एक नई रेडिएशन निकली, न्यू रेडिएशन, एक नई रेडिएशन निकली, जिसे क्या बोल दिया गया भाई, न्यूट्रॉन। इसे क्या बोल दिया गया, न्यूट्रॉन। सुनो बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या था मैं बताऊं आपको। उसने क्या किया था, उसने बेरिलियम की शीट ली, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु का एक टुकड़ा लिया, बेरिलियम का टुकड़ा लिया, धातु नहीं होती। जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम का टुकड़ा लिया, उस बेरिलियम के टुकड़े पर अल्फा पार्टिकल की क्या की भाई, बौछार। जैसे ही उसने बेरिलियम के टुकड़े पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की तो वहां से क्या बाहर हुआ, एक तो निकल गया कार्बन और एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकला, उसे क्या बोल दिया गया, उसने न्यूट्रॉन। क्या बोल दिया उसने, न्यूट्रॉन। कैसे पता लगा सर ये न्यूट्रॉन था और इसका मास था, सुनो देखा ही जाता है, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे इसका, अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट देखोगे तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता है, यहां पर लिया जाता है, देखो यहां पर ली जाती है अल्फा पार्टिकल, लिया गया अल्फा, और यहां पर लिया बेरिलियम की शीट। ये किसकी शीट थी, ये बेरिलियम की शीट थी, और यहां पर लगाई जाती है पैराफिन वैक्स, और यहां पर लगाया जाए डिटेक्टर। डिटेक्टर होता है भाई, इसको बोलते हैं डिटेक्टर। देखो मैं बताता हूं प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है इसका। डिटेक्टर जानते हो ना, जिससे देखा जाता है। यहां पर क्या लगाई जाती है, यहां लगाई जाती है पैराफिन वैक्स, एक होती है पैराफिन वैक्स, एक जेलीनुमा होती है। ये जो पैराफिन जो वैक्स होती है ना, पैराफिन वैक्स जो होती है, इसके अंदर प्रोटॉन भरे होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन। अब देखो प्रैक्टिकल कैसे निकाला गया, हमको कैसे पता लगेगा, इस न्यूट्रॉन पे मास होता है और ये चार्ज जीरो रखता है। अरे जीरो चार्ज तो निकाल लोगे ना आप। जब न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये ना तो प्लस की तरफ गया ना ही माइनस की तरफ गया, इसका मतलब इसका चार्ज क्या था भाई, जीरो। अगर मान लो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता तो ये प्लस वाली प्लेट की तरफ जाता, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज होता तो ये माइनस वाली प्लेट की तरफ जाता, लेकिन चार्ज था ही नहीं, इसलिए ना तो प्लस वाली प्लेट की तरफ गया ना ही वो माइनस वाली प्लेट की तरफ गया। इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या था, जीरो। अब सर मास का पता कैसे लेगा, पहले बात सुनो आप ध्यान से। जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम की शीट ली, उस बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की क्या की गई, बंबार्डमेंट, यानी उस बेरिलियम के टुकड़े पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराएगी। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, क्या होता है बता दिया जाएगा आपको। उसने क्या किया, इस बेरिलियम के टुकड़े पर इस अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई। जैसे ही बौछार कराई तो वहां से क्या बाहर हुआ, एक C612 कार्बन बाहर हो गया, और साथ में एक उदासीन, ध्यान रखना ये क्या था, ये क्या था, ये न्यूट्रल था भाई। क्या था, ये न्यूट्रल था, ये उदासीन था भाई। क्या था, ये उदासीन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। और चार्ज कैसे क्यों नहीं था, कैसे पता लगाया गया, वो बता दिया मैंने आपको। जब इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए तो ये किसी प्रकार का कोई परावर्तन दिखा नहीं रहा था, कैसे भी परिवर्तित नहीं हो रहा था। इसके मतलब ये हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बात करूंगा अभी आगे में। एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकला जिसे क्या बोल दिया गया भाई, न्यूट्रॉन। बात क्लियर है। अब सुनो, हमको कैसे पता लगेगा सर, हमको कैसे पता लगा कि सर न्यूट्रॉन का मास होता है, हमको कैसे पता लगेगा कि सर न्यूट्रॉन का मास होता है, देखो पता लग जाएगा भैया। यहां से अल्फा पार्टिकल डाले, किसके ऊपर डाले, बेरिलियम की शीट पर, तो यहां से क्या बाहर निकल गए, यहां से बाहर निकल गए न्यूट्रॉन। क्या बाहर निकल गए, जैसे बंबार्डमेंट की गई अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम के टुकड़े पर, यहां से कौन बाहर हो गए, यहां से न्यूट्रॉन बाहर हो गए। क्या बाहर हो गए जी, देखो न्यूट्रॉन बाहर हो गए, दिख रहे हैं आपको न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन देखो, ये न्यूट्रॉन टकराएंगे पैराफिन वैक्स से। किससे टकराएंगे, ये न्यूट्रॉन किससे टकराएंगे भाई, पैराफिन वैक्स से। देखो क्या किया गया, ये बेरिलियम की शीट थी, इस बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराएगी, तो यहां से क्या बाहर निकल गए, देखो जब बौछार कराएगी तो क्या निकल गया, यहां से न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रॉन की टक्कर किससे कराई गई, इस पैराफिन वैक्स से। मैंने बताया था पैराफिन वैक्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन। पैराफिन वैक्स क्या होती है, प्रोटॉन शील्डेड होती है, इसके अंदर प्रोटॉन भरे हुए थे। जैसे ही न्यूट्रॉन की टक्कर इस पैराफिन वैक्स से हुई तो यहां से प्रोटॉन बाहर निकल गए। यहां से क्या बाहर निकल गए, प्रोटॉन। क्या बाहर निकल गए, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं, किस में से बाहर निकल रहे हैं, प्रोटॉन, इस पैराफिन वैक्स में से। इस पैराफिन वैक्स में से क्या बाहर निकल रहे हैं, प्रोटॉन। क्योंकि मैंने बताया था ये पैराफिन वैक्स किसकी बनी होती है, प्रोटॉन की। जब न्यूट्रॉन की टक्कर इस पैराफिन वैक्स से हुई तो यहां से क्या बाहर निकल गए, प्रोटॉन। अगर भाई प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से तो ज्यादा ही होगा भाई। अगर किसी को कोई धक्का मार रहा है और मान लो धक्के देने पर वो वाला बंदा आगे जा रहा है, इसका मतलब उसका मास ज्यादा है
भाई ये जब इसके ऊपर धक्का मारेगा तो ये प्रोटॉन जब ही बाहर निकलेगा जब इसका न्यूट्रॉन का मास इस प्रोटॉन से क्या होगा ज्यादा, तभी धक्का मारेगा। अगर मान लो इसका वजन तो कम होता, इसका वजन ज्यादा होता, तो क्या प्रोटॉन बाहर निकल पाते? क्या नहीं निकलते। तो हमको एक बात पता लग गई कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से तो क्या होगा ज्यादा। बताओ बात सही है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात सुना ध्यान से कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होगा ज्यादा, तभी तो यहां से क्या बाहर निकल गए प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन को क्या कर लिया, इस पर डिटेक्टर पे देख लिया गया कि यहां से प्रोटॉन बाहर निकल गए, इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास है और प्रोटॉन से क्या है ज्यादा है। बात समझ आ रही है? देखो ये था प्रैक्टिकल, देख ले ध्यान से आप, पूरी एक एक बातें आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट बेरिलियम के टुकड़े पे की गई तो वहां से देखो ये था प्रैक्टिकल, रिएक्शन तो ये थी और प्रैक्टिकल ये था कि जब अल्फा पार्टिकल की बौछार इस बेरिलियम के टुकड़े पे कराई गई तो यहां से क्या बाहर निकल गए, न्यूट्रॉन उदासीन थे। और जब ये न्यूट्रॉन इस पैराफिन वैक्स से टकराए, जब ये न्यूट्रॉन इस पैराफिन वैक्स से टकराए तो यहां से क्या बाहर निकल गए, प्रोटॉन। अगर यहां से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पैराफिन वैक्स क्या होती है, इसके अंदर क्या भरे होते हैं पैराफिन वैक्स में, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन जो था उनका मास प्रोटॉन से क्या था ज्यादा। मैं कहूंगा तो न्यूट्रॉन का जो मास था वो अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन से तो क्या था, ज्यादा ही था। ज्यादा ही था, अरे था कि नहीं था, ज्यादा ही था, तभी तो यहां से धक्का मार के निकाल रहे हैं इसको बाहर। अब वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो लेकिन ज्यादा तो था भाई, बात क्लियर है? उसको डिटेक्टर पे क्या कर लिया गया, देख लिया गया। बात समझ में आई यहां तक की? बात समझ आई? तो प्रैक्टिकल क्या था, जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम की शीट ली, उस बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई गई, उससे एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकला, उसे बोल दिया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रल पार्टिकल क्यों बोला गया इसे, क्योंकि इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था। कैसे पता लगा कोई चार्ज नहीं था? क्योंकि जब इस न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, जब इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेट यानी मैं कहूंगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो ये किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। जैसे मान लो अगर आपने इसके ऊपर प्लस प्लेट लगाई ऊपर और यहां लगा दी माइनस प्लेट, तो ना तो ये ऊपर घूमा ना ही ये नीचे घूमा, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या था, उदासीन। अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज माइनस होता ऊपर चला जाता, अगर प्लस होता तो नीचे घूम जाता, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या था भाई, जीरो। बात सुनिए, इस न्यूट्रल था तभी तो इसका नाम क्या रख दिया भाई, न्यूट्रॉन रख दिया। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि जेम्स चैडविक ने क्या प्रैक्टिकल किया था, उसने बेरिलियम की शीट ली, उस बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई गई, तो वहां से एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर हुआ, उस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। और पता लग गया हमको कि न्यूट्रॉन का जो मास होगा प्रोटॉन से तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ही होगा, चाहे थोड़ा ही ज्यादा हो लेकिन ज्यादा तो होगा भाई, तभी धक्का मार के निकाल रहे प्रोटॉन को बाहर। यहां तक बात क्लियर है? अब बात सुनो आगे की। ये तो बात थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भाई, ये जो बात थी ये तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी कि अभिक्रिया कौन सी हुई, क्या अल्फा पार्टिकल थे और किस प्रकार न्यूट्रॉन बाहर निकला। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस अल्फा पार्टिकल के बारे में। तुम्हारे दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने जो अल्फा पार्टिकल की जो बम्बार्टमेंट कराई, ये अल्फा पार्टिकल कहां से आते हैं और ये अल्फा पार्टिकल का मतलब है क्या। एक एक टॉपिक को ध्यान समझना आप, क्योंकि इस टॉपिक को कराने के बाद में एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई। बात क्लियर है? इसलिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से समझो, उसको सोल्व करने की कोशिश करना भाई ध्यान से, ठीक है? तो सुनो भाई, वापिस रिवाइज कर रहा हूं। जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम की शीट ली, इस बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई। जानते हो ना बम्बार्टमेंट क्या होती है? ये बोल रहा हूं मैं, बम्बार्टमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी बौछार। बम्बार्टमेंट करवाई गई तो यहां से कार्बन 612 बाहर हुआ और साथ में 0n1। इस 0n1 का मतलब क्या है अभी पता लग जाएगा तुमको, सिंबल है ये न्यूट्रॉन का, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है न्यूट्रॉन का। ये न्यूट्रल था इसलिए बोल दिया न्यूट्रॉन, और इसका मास प्रोटॉन की तुलना में क्या ज्यादा, जब तो पैराफिन वैक्स से प्रोटॉन बाहर हो गए थे। पता लग गया आपको? अब बात सुनो आगे की, ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपको बताता हूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं जी अल्फा पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल के बारे में। मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई भी टॉपिक आपके पास रहे जिससे आपको डाउट हो कि सर ये अल्फा पार्टिकल तो आपने बताया नहीं कि क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल। तो मैं एक एक टॉपिक को पहले समझा रहा हूं, उसके बाद वेल डिजाइन से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? सुनो भाई, ये तो हमको पता था बेरिलियम की शीट थी और बम्बार्टमेंट किसी की भाई, अल्फा पार्टिकल की। अब मैं बात कर रहा हूं पहले अल्फा पार्टिकल की, उसके बाद मैं बात किसी करूंगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में भी आपको 2-3 पॉइंट और बताने हैं मुझको, लेकिन उससे पहले किसके बारे में बताना है मेरे को? अल्फा पार्टिकल के बारे में। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। पहली बात तो ये अल्फा जो पार्टिकल होगा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ज्यादा करता है ये। जानते हो काइनेटिक एनर्जी जिसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है ज्यादा, पहली बात तो ही इनकी काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। होता क्या है देखो, आप देखो अगर आपके पास हीलियम गैस है, सुना बात है, हीलियम तो गैस ही होती है, नोबल गैस होती है जो किसी प्रकार के कोई बंध का निर्माण नहीं करती। अगर आपने हीलियम गैस से, आपने हीलियम गैस को हाई एनर्जी दी, क्या दी जी, हाई एनर्जी, क्या दे दिया आपने हीलियम गैस को, हाई एनर्जी। जब आप हीलियम गैस को हाई एनर्जी दोगे तो हीलियम गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2।
दो ही तो होता है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2, दो ही तो है, मतलब दो के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अरे आपको पता है ना, जब मैंने आपको कैनाल रे पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था हीलियम गैस की दो कैनाल रे होती है, एक तो +1 वाली और एक +2 वाली, बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो। मैंने कहा भी था कि एक गैस की एक से ज्यादा कैनाल रे हो सकती है। मैंने कहा था आपको, जब इसके ऊपर आप वोल्टेज देते हो तो क्या बनता है, He+ और इलेक्ट्रॉन बाहर, और जब आप इसको H भी दोगे हाई वोल्टेज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो। ये तो अपने पास कौन सी थी, ये तो अपने पास कैथोड रे थी, और ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास क्या थी, एनोड रे। जिन्हें एनोड रे बोलना गलत होगा, लेकिन यहां तो बोल सकते हैं एनोड रे, यहां क्या बोलेंगे, कैथोड रे। देखो एक तो ये वाली थी और एक ये वाली, दो तरह की थी कि नहीं थी, तभी तो मैंने कहा था कि एक गैस की एक से ज्यादा एनोड रे हो सकती है। तो देखो, तो मैं कहूंगा जब आप हीलियम गैस को हाई वोल्टेज देते हो तो इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर, और क्या बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, He++, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। ये तो बनेगा जब आप हीलियम गैस को हाई एनर्जी या हाई वोल्टेज दोगे तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाते हैं, बाहर। जब इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए इसने, दो, चार, बताओ +2 आएगा नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए यहां से बाहर। ये जो He+2 बना है, ये जो He+2 बना है, इस He+2 को ही क्या बोलते हैं हम, एल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, एल्फा पार्टिकल। ध्यान समझो बात को, आपने क्या किया, हीलियम गैस को, जब हीलियम गैस को हाई वोल्टेज दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसका विन्यास क्या होता है, 1s2, यानी मैं कहूंगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब आप इसको थोड़ा सा वोल्टेज दोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकल जाता है, और क्या बन जाता है भाई, He+ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप इसे और वोल्टेज दोगे तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां से बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा, He++, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, दो। और ये जो आपने He++, ये नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं भाई। ये जो आपने He++ बनाया है, या आपने जो He+2 बनाया है, इसको ही क्या बोलते हैं जी हम, इसको ही बोलते हैं जी हम एल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, एल्फा पार्टिकल। ध्यान रखना, एल्फा पार्टिकल He+ नहीं होता, He+2 होता है। ये है एल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल नहीं है। ये दोनों ही, देखो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये भी और ये भी, ये दोनों ही क्या होंगी, ये दोनों ही कैनाल रे होंगी। अरे होंगी ही नहीं होंगी, कैनाल रे तो दोनों होंगी, लेकिन अल्फा पार्टिकल कौन होगा, अल्फा पार्टिकल होगा He++। बात समझ आ रही है, ये अल्फा पार्टिकल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये ओनली फॉर ओनली किसकी कैटेगरी में आएगा, कैनाल रे की कैटेगरी में आएगा, अल्फा पार्टिकल की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात समझ में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल, जो क्या होगा He+2। बात क्लियर है, बात समझ आ गई आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। अब सुनो, अल्फा पार्टिकल है, बताओ इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, चार्ज तो यही तो होगा, ये आवेश ही तो है। तो मैं कहूंगा अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पे चार्ज कितना होता है जी, उस पे चार्ज होता है +2 यूनिट। कितना होता है, +2 यूनिट। कितने, एक और एक दो है ना, अरे भाई इसका He+2 तो बोलोगे आप, मैंने तो अलग अलग लिख रहा है, बाकी बात तो एक ही है। He+2, दो बार प्लस +2 हुआ, तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, +2 यूनिट। और इसके ऊपर जो मास होगा, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, जितना मास हीलियम का था। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, E/m, चार्ज टू मास रेशो। तो मैंने आपसे कहा था चार्ज ही चेंज होता है, मास चेंज थोड़ी होता है। तो हीलियम का, भाई हीलियम गैस का मास कितना होता है, 2He4, मास 4 ही तो होता है इसका। हीलियम गैस का मास कितना होता है, 4 AMU, ये तो होता है एटॉमिक मास यूनिट। अरे बताया था ना आपको, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, मास 4 AMU होता है। तो यहां भी मास कितना होगा इसका, 4 AMU। बात समझ आई आपको। तो ये बात थी अल्फा पार्टिकल की, ध्यान से देख लीजिए आप, पूरी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जब हीलियम गैस पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना, जब He+2 बनेगा ना, उसे ही आप क्या बोलोगे जी, अल्फा पार्टिकल। अगर He+ बन रहा है तो उसे आप कैनाल रे बोलोगे, अल्फा पार्टिकल नहीं बोलोगे। बार बार कह रहा हूं इस चीज को, He+2 अल्फा पार्टिकल होगा, He+ अल्फा पार्टिकल नहीं होगा। लेकिन दोनों ही क्या होंगे, कैनाल रे। कैनाल रे तो ये भी है, कैनाल रे तो ये भी है, लेकिन अल्फा पार्टिकल नहीं है। ये क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ रही है। और अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होगा, दिख रहा है आपको, 1 और 1 2, +2 यूनिट हो गया। और मास कितना होगा इसका, जो हीलियम का होगा, 4 AMU। ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन निकलने से मास चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना मान के चलते हैं हम, अरे कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लगभग 0 मान के चलते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग क्या मान के चलते, 0 मान के चलते हैं। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन की निकल जाने से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मास इतना ही रहना है जैसे पहले था। अप्रोक्सीमेट मास जितना पहले था उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से मास में चेंज नहीं होता, नेग्लिजिबल चेंज मानते हैं हम उसको। बात क्लियर है। सुनो तो भाई बात है, समझ आई बात। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो मैं कहूंगा अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होते, हाई एनर्जी हीलियम गैस के जो आयन है। अगर आप हीलियम गैस से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो तो जो बनने वाली जो कैनाल रे है, कैनाल रे तो है, अगर हीलियम गैस से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो जो बनने वाली जो कैनाल रे है, उस कैनाल रे को क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल, जिसपे चार्ज कितना होता है, +2,
मास कितना होता है इसके ऊपर 4 AMU। बात क्लियर है? बात समझ में अल्फा पार्टिकल के, तभी तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2He4। क्या लिखा है मैंने? 2, मतलब अल्फा पार्टिकल जो आएगा कहां से आएगा? हीलियम, किससे आएगा? 2He4 से। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? ध्यान से देख लीजिए आप बोर्ड पर कि अल्फा पार्टिकल क्या है, कि अल्फा पार्टिकल किसे कहा जाता है, कि अल्फा पार्टिकल किसे कहा जाता है। तो ये बात थी अल्फा पार्टिकल के बारे में। पता लग गया आपको डिस्कवरी न्यूटन क्या थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। क्या किया था कि जब बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई जाती है तो यहां से 6p12 और साथ में क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसे क्या बोला? न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जब हीलियम गैस से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो जो बचने वाला जो कैनाल रे है उसको क्या बोलोगे आप? अल्फा पार्टिकल। चार्ज कितना होगा? +2 यूनिट। मास कितना होगा? 4 AMU। यहाँ से बात क्लियर। अब मैं बात करूंगा इस न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसका हमको चाहिए पॉइंट, उसके बारे में बात करें, न्यूट्रॉन के बारे में। अल्फा पार्टिकल की बात समझ में आ गई आपको? अब बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करें? हम बात करने वाले हैं जी न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन के बारे में। पहले मैं बात करता हूं सिंबल की, कि न्यूट्रॉन को दिखाया कैसे जाता है। सिंबल ये होता है। इसका सिंबल क्या होता है न्यूट्रॉन का? 0n1। कहोगे से 0n1 का मतलब क्या है? 0n1। देखो न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, सुनो बात वापस लिखता हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी न्यूट्रॉन के बारे में। तो पहली बात तो न्यूट्रॉन के बारे में क्या होगी? सिंबल क्या होगा? कैसे लिखोगे आप न्यूट्रॉन को? तो न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? न्यूट्रॉन लिखते हैं 0n1। क्या लिखते हैं? 0n1। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो दिखाती है इसके मास को, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो दिखाती है इसके चार्ज को। ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो दिखाती है चार्ज को, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो दिखाती है इसके मास को। इसको कोई परमाणु क्रमांक मत मान लेना कि तुम परमाणु क्रमांक मान लो, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, इसलिए मैंने सिंबल को लिया है। ये नीचे वाली वैल्यू किसको दिखाती है? चार्ज को। ऊपर वाली वैल्यू किसको दिखाती है? मास को। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। और मास कितना होता है इसके ऊपर? 1 AMU। बात समझ आ रही है? दिख रहा है साहब? तो नीचे वाली वैल्यू किसको दिखाती है? चार्ज को। ऊपर वाली वैल्यू किसको दिखाती है? मास को। तो मास तो हो जाएगा 1 AMU, चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास? 0। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है? 0 होता है। मास कितना होता है? 1 AMU। अब देखो बताओ न्यूट्रल है कि नहीं? क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? क्या चार्ज 0 है ना? दिख रहा है आपको चार्ज क्या है इसके ऊपर? 0। अगर इसके ऊपर चार्ज 0 है तो मैं कहूंगा जो न्यूट्रॉन होगा वो वैद्युत क्षेत्र यानी मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल सकता हूं जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड फिजिक्स में चलता है खूब, कि जो न्यूट्रॉन होगा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होगा। क्या हो ही नहीं सकता ना भाई, उदासीन है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो प्रभावित कैसे होगा? मैं कहूंगा जो न्यूट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही क्या है? 0। जब चार्ज ही 0 है, ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो उसको जब आप विद्युत क्षेत्र में रखो चाहे उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखो, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्या होता है भाई? उदासीन होता है, तभी तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? न्यूट्रॉन। बात क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात, ये बात देखो, यहां तक की जो बात चल रही थी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। हम जो बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है भाई, लेकिन आपको एक टॉपिक आना चाहिए। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है पता लग गया आपको? नीचे वाली वैल्यू किसको दिखाएगी? ये जो 0 है ये क्या दिखा रहा है? चार्ज को। ये किसको दिखा रहा है? इसके मास को। लेकिन यहां पर अलग है, यहां पर ये क्या है इसका? ये यहां पर है इसका एटॉमिक नंबर, क्या है जी? और ये क्या है इसका? एटॉमिक मास। बात समझ रही है? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कह सकते हो आप। बात क्लियर है? समझ बात में क्या करूं? यहां पर ये किसको दिखा रहा है? चार्ज को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये एटॉमिक वेट है भाई इसका, एटॉमिक वेट। ठीक है, ये क्या होगा इसका क्या होगा? ये मास होगा। ये क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज। बात क्लियर? और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, एक बात और न्यूट्रॉन के बारे में, इसको मिटा देता हूं मैं। न्यूट्रॉन के बारे में बात सुनो ध्यान से। न्यूट्रॉन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रॉन जो होता है इस न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं कि जब आप बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराते हो तो यहां से क्या बात हो जाता है? यहां से बात होता है 6p12 और 0n1। पता लग गया आपको? 0 क्या है? चार्ज। ये क्या है? इसका मास। इसको क्या बोला था आपने? इसको बोला था आपने न्यूट्रॉन। क्या बोला था जी? न्यूट्रॉन का जो अर्ध आयु काल है, यानी इसके जो जीवन का जो समय है, न्यूट्रॉन का जो t½ है, पता लग गया? जब आप 12th में पढ़ोगे तो बात डिस्कस की जाएगी वहां पर कि न्यूट्रॉन का जो अर्ध आयु काल है, क्या बोलते हैं? t½ को। t½ को बोलते हैं अर्ध आयु काल। देखो बातें हमको पता होनी चाहिए, कभी भी पूछ ली जाएगी आपसे कि न्यूट्रॉन का जो t½ है, इसका जो अर्ध आयु काल है वो होता है 17 मिनट का। कितना होता है?
17 मिनट का। इसका मतलब ये हुआ न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल है। अगर उसको न्यूक्लियस से अगर आपने बाहर भेज दिया, अगर आपने उसको न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया तो 17 मिनट में न्यूट्रॉन टूट जाता है। सुनो बात ध्यान से, न्यूट्रॉन जो होता है ओनली न्यूक्लियस में स्टेबल है, क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ना, पता होगा इस चीज के बारे में। तो ये तो आपको 9th और 10th पढ़ाया जाता है कि ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं इसके चारों चक्कर। मतलब ये जो आपका न्यूट्रॉन है इस न्यूक्लियस में स्टेबल होगा। अगर आपने इसको बाहर ले लिया तो इसका जो अर्धायुकाल है, इसका जो जीवन का समय कितना होता है, 17 मिनट। 17 मिनट में न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो 17 मिनट में न्यूक्लियस के बाहर क्या हो जाता है, ब्रेक, ये टूट जाता है। अब कहोगे सर टूट जाएगा तो फिर बनाएगा क्या? भाई सर आपने कहा कि जो ये न्यूट्रॉन था ये न्यूक्लियस के बाहर 17 मिनट में टूट जाता है। सर हमने भी मान लिया टूट जाता है। अगर सर टूट जाता है तो फिर बनाता क्या है? तो सुनो इंपॉर्टेंट बात तो वही है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, इसका जो टी हाफ है, ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने T1/2, इसको हाफ ही तो बोलते हैं। इसका जो अर्ध आयुकाल है, वो कितना होता है जी, 17 मिनट। कितना होता है, 17 मिनट। अब टूटेगा तो क्या बनाएगा, देखो जब न्यूट्रॉन टूटता है तो बनाता है प्रोटॉन प्लस P1, ये सिंबल है प्रोटॉन का, बताऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल, प्लस 1 P1, साथ में निकालेगा -1 E0। क्या निकालेगा, -1 E0। इसको तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल और निकलेगा बाहर, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले आप ये देखो कि न्यूट्रॉन जब टूटता है, यानी इसका जब हाफ टाइम 17 मिनट आएगा तो टूट जाएगा। टूट के क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो जी सर ये क्या लिखा है, ये क्या दिखाता है, चार्ज को। ये किसको दिखाता है, मास को। ये किसको दिखाता है, चार्ज को। ये किसको दिखाता है, मास को। देखो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है, 0, चार्ज कितना है, -1। प्रोटॉन पे मास कितना है, वो मास 1 है, 1 AMU, और चार्ज कितना है, +1। ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, साथ में एक पार्टिकल और बाहर निकलता है। यहां पर एक पार्टिकल और बाहर निकलता है, न्यू नोट बाहर, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। बात करूंगा इसकी तो मैं बाद में, इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप अभी के लिए इसको छोड़ दो, अभी इसकी बात बाद में की जाएगी। अभी के लिए तो आप ये देखो, जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है, साथ में क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है, ध्यान से देख लीजिए आप कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन था उसके बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। क्या बातें थी वो, कि इसका जो टी हाफ होता है वो 17 मिनट का होता है। उस 17 मिनट में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर, देखना न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल होगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक होकर क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको सामने दिख रहा है और प्रोटॉन का सिंबल भी आपको सामने दिख रहा होगा। प्रोटॉन का सिंबल होता है +1 P1, नीचे वाली +1 वाली दिखाएगी चार्ज को, ऊपर वाली वैल्यू दिखाएगी मास को भाई, और साथ में निकलेगा -1 E0। क्या निकलेगा, -1 E0, -1 E0। ध्यान रखना, अगर ये ले लिया ना आपने +1 E0, ये -1 लिखा है मैंने, अगर आपने माइनस की जगह प्लस लिख लिया तो इस पार्टिकल का नाम ही चेंज हो जाएगा। इसको फिर आप इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे, बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, ध्यान रखना। इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1, इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1। मास तो दोनों का सेम है, लेकिन चार्ज दोनों का क्या है, अलग अलग, तो नाम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा उसका। बात मेरी है, तो ध्यान रखना आप इस चीज के बारे में। अभी तो मैं इतनी बात कर रहा हूं, अभी इसके बारे में हमको और बातें करनी है, हमको कुछ और पार्टिकल देखने हैं जो हमारे सिलेबस में है। बात क्लियर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको न्यूट्रॉन की यहां तक कहानी समझ आ गई होगी, लेकिन ये बात थोड़ी एडवांस की थी। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का टी हाफ कितना होता है, 17 मिनट। 17 मिनट में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर ब्रेक हो जाएगा, क्या बना लेगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, जो भी है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उनकी बात करेंगे, उनके टेबल बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे हम आगे की। जब तक के लिए आप इन टॉपिक को ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो आप एक एक टॉपिक को ध्यान से समझो, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। और आप पीडीएफ की चिंता ना करो, आप मेरे को यूट्यूब पे बार बार लिखते हो सर पीडीएफ, तो पीडीएफ काम देना मेरा काम है भैया, आपका काम नहीं है। वो आप टेंशन समझ लो, आपको जो पढ़ाया जाता है बस आप उसको पढ़ने में ध्यान दो। पीडीएफ में अपने आप भेज दूंगा भाई, लिखने में थोड़ा समय लगता है, आप भी जानते हैं चीज को, तो वो आप टेंशन ना लो, आप केवल पढ़ने पर ध्यान दो भाई। पीडीएफ का काम मेरा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।